Yes, now this is my last lecture for company final accounts. I'm doing the last problem of company final accounts. Take your textbook, question number 7. The last question है अपना. हाँ, देख लो तुम्हारे नेक्स्ट फॉर्मेट में क्वेश्चन नंबर 7. कंपनी का नाम है इंटरनेशनल होटल्स लिमिटेड और ईयर एंडिंग है 31 मार्च X2. 31 मार्च X2. क्वेश्चन नंबर 7. इंटरनेशनल होटल्स लिमिटेड (31 March X2) इंटरनेशनल होटल्स लिमिटेड. इंटरनेशनल होटल्स लिमिटेड. चलो ठीक है, प्रॉब्लम रीड करवा देता हूं मैं. सबसे पहले दिया हुआ ऑथराइज्ड कैपिटल. ऑथराइज्ड कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल में 5000 प्रेफरेंस शेयर्स और साथ में 10,000 इक्विटी शेयर्स भी है. दोनों को ऑथराइज्ड है. फिर सब्सक्राइब कैपिटल में भी देखो प्रेफरेंस भी और इक्विटी भी है. ठीक है, ऑथराइज्ड और सब्सक्राइब दोनों दे दिया है. बट ऑथराइज्ड की जो इंफॉर्मेशन होती है ना, वो बैलेंस शीट के टोटल्स में नहीं आती, याद रखना. ये ट्रायल बैलेंस का पार्ट नहीं है, ये एडजस्टमेंट है. ये एडजस्टमेंट का पार्ट है. हाँ, ट्रायल बैलेंस उसके बाद शुरू होता है. ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल है ना, यहाँ से ट्रायल बैलेंस चालू होता है. तो ट्रायल बैलेंस में अपने पास क्या क्या है? प्रेफरेंस इक्विटी, परचेज ऑफ वाइन्स, सिगरेट्स, सिगार्स. एक मिनट, ये होटल है ना, तो होटल्स के लिए ये वाइन, सिगरेट एंड सिगार्स ये होगा फिनिश गुड्स, क्योंकि ये तो वो रेडीमेड खरीदता होगा बाहर से. लेकिन फूड स्टॉप ये वो बनाता होगा, तो ये रॉ मटेरियल्स कंज्यूम में आएगा. ये रॉ मटेरियल्स कंज्यूम, जो फूड स्टॉप है वो रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड में आएगा, याद रखना. परचेज ऑफ फूड स्टॉप. वेजेस एंड सैलरीज, एम्प्लॉइज बेनिफिट्स है. फिर ये अदर एक्सपेंसेस है. लॉन्ड्री एक्सपेंसेस, रेंट भी अदर एक्सपेंस है, लॉन्ड्री एक्सपेंस अदर है. हाँ, सेल्स, ये सब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ही है. ये सारे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ही है. वाइन, सिगरेट, सिगार्स और फूड, ये सब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. फिर नेक्स्ट आइटम क्या है? कोल एंड फायर, ये सब अदर एक्सपेंसेस में लेके जाओगे. अदर एक्सपेंस की लिस्ट काफी लंबी है. सन्ड्री एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग, रिपेयर्स, रेंट ऑफ रूम्स, ये इनकम है. रेंट ऑफ रूम्स इनकम है. बिलियर्ड्स, मिसलेनियस रिसीट्स, डिस्काउंट रिसीव्ड, ट्रांसफर फीस, ये भी इनकम है. ये फिक्स्ड एसेट्स आ गए. फ्री होल्ड, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग्स. ये देखो इन्वेंट्री है. इन्वेंट्री है. फूड स्टॉक का जो इन्वेंट्री है वो रॉ मटेरियल्स की इन्वेंट्री है. ओपनिंग इन्वेंट्री है. ओपनिंग इन्वेंट्री है. ये ओपनिंग गुड्स, ओपनिंग ऑफ फिनिश गुड्स है. और ये रॉ मटेरियल, क्योंकि फूड स्टॉक वो लोग बनाते हैं ना, मटेरियल उनके पास रहता है. फूड आइटम्स, होटल वाले फूड थोड़ी बाहर से खरीदते हैं, वो तो खुद ही बनाते हैं.
फिर आ गया कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 2000 डिवेंचर, 6% डिवेंचर्स है, 2000 का 6% निकालेंगे, 2 लाख का 6%। डिवेंचर इंटरेस्ट चेक कर लेंगे कितना होता है, निकालो ना जरा। 2 लाख 12,000 होता है। हाँ, 12,000 का इंटरेस्ट है क्या बैंक पर? डिवेंचर इंटरेस्ट देखा था क्या? नहीं ना। हाँ, तो डिवेंचर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग हो जाएगा नहीं? 2 लाख का 6%, 12,000 का आउटस्टैंडिंग डिवेंचर इंटरेस्ट हो जाएगा। डबल इफेक्ट दे देंगे इसका भी हम लोग। ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेस्टमेंट्स, गुडविल, जनरल रिजर्व्स। हाँ, बस यहाँ पे ट्रायल बैलेंस खत्म हो जाती है इनकी। देखो ट्रायल बैलेंस ही इधर टैली हो गई। इसके बाद फिर से ये एडजस्टमेंट्स ही है। यहाँ से एडजस्टमेंट चालू होता है। हाँ, एडजस्टमेंट्स के नाम पे क्या क्या है? वेजेस आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड फूड स्टॉक रॉ मटेरियल्स है। सो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, ये तो हो गया फिनिश्ड गुड्स, और ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है ना? आगे डेप्रिसिएशन दे रखा है फर्नीचर, फिटिंग्स और लैंड एंड बिल्डिंग का, और एक एडजस्टमेंट इक्विटी शेयर्स का कुछ दे रखा है। चलो वहीं से चालू कर देते हैं, एडजस्टमेंट से चालू ही कर देते हैं ना, छोड़ो अभी रीड तो कर लिया। वेजेस एंड सैलरीज आउटस्टैंडिंग 1280 दिया हुआ है, लिखो। अदर एक्सपेंसेस में जाओ और लिखो वेजेस एंड सैलरीज, एड टू एक्सपेंस, और दूसरा इफेक्ट अदर करंट लायबिलिटीज। आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरीज, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरीज 1280। इसके बाद में आता है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स दोनों है। अभी ये ओपनिंग क्लोजिंग का सबका झमेला खत्म ही करते हैं ना। पहले तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए तुम चले जाओ इन्वेंट्रीज में और लिखो स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। हाँ, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स में आएगा वाइन, सिगरेट्स एंड सिगार्स 22,500, वाइन्स, सिगरेट्स एंड सिगार, और यहाँ पे आएगा फूड स्टफ, ये 16,400 है। 16,400 टोटल बाहर ही निकाल लो ना। 38,900, बट इनका सेकेंड इफेक्ट भी तो जाएगा।
इनका सेकेंड इफेक्ट भी तो जाएगा। सेकेंड इफेक्ट के लिए तुम लोग चले जाओ पीएनआर में। Raw materials consumed and raw materials consumed and changes in inventory. Raw materials consumed में अपने को opening stock plus purchases raw materials consumed का जरा opening stock ले लेते हैं। $5260 opening stock। और फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक कितना है? 12,800। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग ऑफ फिनिश गुड्स करो ना पहले। फिनिश गुड्स का क्लोजिंग अभी लिखा था ना अपन लोगों ने, कितना था? 22,500। प्लस परचेजेस माइनस 16,400। चलो क्लोजिंग स्टॉक का डबल इफेक्ट, लेस फ्रॉम ईयर एंड बैलेंस शीट एसेट साइड। 12,800 minus 22,500 negative 9,700। हाँ, फिनिश गुड्स का परचेजेस और रॉ मटेरियल्स का परचेजेस ये भी ढूंढ लो। परचेजेस ये रहा, 36,200 रॉ मटेरियल्स का परचेजेस। और फिनिश गुड्स का परचेजेस कितना है? 45,800। 45,800 45,800 5260 plus 36,200 minus 16,400 25,060। ये हो गया अपना चेंजेस इन इन्वेंट्री का काम कंप्लीट। चेंजेस इन इन्वेंट्री क्या, मटेरियल्स वाला जो पार्ट है ना, मटेरियल्स कंज्यूम वाला पार्ट हो गया। मैं इसका टोटल ही निकाल के बाहर लिख देता हूँ। प्लस 45,800 माइनस 9,700 61,160। ये लो, एक वेजेस एंड सैलरीज लिखना बाकी है उधर एक्सपेंस में, ये भी खत्म करो ना। 28,300 आउटस्टैंडिंग का तो डबल इफेक्ट दे दिया मैंने। 28,300 प्लस 1280 29,580 29,580। ये हो गया यहाँ तक कंप्लीट। अगला एडजस्टमेंट, आगे एडजस्टमेंट्स पे जाना है। अपनी आदत नहीं छोड़नी है, हमेशा पहले एडजस्टमेंट्स कंप्लीट करो। हाँ, क्या दिया हुआ है? डेप्रीशिएट फर्नीचर 5%, लैंड एंड बिल्डिंग 2%।
फर्नीचर 5%, लैंड एंड बिल्डिंग 2%. ये रहा. $8,50,000 फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग. minus depreciation, %. Furniture, माइनस डेप्रिसिएशन 5%. प्रॉब्लम में पीएफडी नहीं है तो ये बुक वैल्यूज है, सीधा इसी को डेप्रिशिएट करेंगे. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो दिखा नहीं अपने को, किधर भी देख लो, फिर कहीं पे मैंने मिस कर दिया. नहीं, कहीं पे भी नहीं है. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है ही नहीं. दे हैव नॉट गिवन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. है ना. तो फर्नीचर कितने का है? 86,300. 86,300. चलो 8,50,000 into 2%, 17,000. तो 8,50,000 माइनस करो, 8,33,000 हो गया. और 86,300 into 5%, 4,315. minus 86,300, 81,000. 81,895, 985, sorry, 81,985. चलो ये डेप्रिसिएशन जाने दो, 17,000 और 4,315 पीएनएल में जाने दो. डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग on building 17,000 and furniture 4,315. $4,315 फर्नीचर. और एक एडजस्टमेंट हो गया, अभी दिया है. The equity capital on 1st April 2000 X1 stood at rupees 7,20,000. That is 6,000 shares fully paid and 2,000 shares rupees 60 paid. So equity share capital 1st April 2000 X1 beginning of the year का है 7,20,000. और ये 7,20,000 का ब्रेकअप क्या है? 6,000 शेयर्स तो फुली पेड अप है और 2,000 शेयर 60 पेड अप है. ठीक है, आगे. The directors made a final call of rupees 40 per share on 1st April 2000 X1. 1st April को 40 rupees कॉल कर लिया. A shareholder could not pay call on 100 shares. His shares were then forfeited and reissued for rupees 90 per share as fully paid up. अच्छा, उसका शेयर्स फॉरफिट करके रीइश्यू भी हो गया as 90 per share fully paid up.
एक मिनट, शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ जरा देखते हैं। इक्विटी का झमेला पहले चेक कर। ये 8,05,000 दिया है ना, ये कुछ गड़बड़ है। 8,05,000 का कुछ झमेला है, इसको पहले अपने को सुलझाना पड़ेगा। 8,05,000 क्या है ना? चलो देखते हैं। एक्चुअली शेयर कैपिटल क्या आना चाहिए ना, शेयर कैपिटल में एक्चुअली 6,000 शेयर्स, ये तो फुली पेड अप इंटू 10 है क्या 100 है? हंड्रेड 6,000 इंटू 100, ये 6 लाख तो फुल्ली पेड है। इसका तो कोई झमेला ही नहीं। ये 2,000 शेयर्स जो है ना, इस पे पूरा 100 रुपीज कॉल हो गया था। 100 रुपीज कॉल होने का मतलब है इस पे 2 लाख रुपए का कॉल हो गया था। और इस पे 40 रुपीज नहीं आया था, इस पे 40 रुपीज कलेक्टेड नहीं था। दैट मीन्स इस पे कॉल्स इन अरियर्स था कि 2,000 शेयर्स पे 60 कलेक्टेड था और 40 रुपीज नॉट कलेक्टेड। मतलब सारे पे नहीं था, सॉरी 2,000 पे नहीं था, जमेला 100 शेयर्स का था। इसमें से कॉल्स इन अरियर्स है 100 शेयर्स पे, 100 शेयर्स पे 40 रुपीज नहीं आया था। शेयर होल्डर कुड नॉट पे ऑन 100 शेयर्स। हंड्रेड इंटू 40, इसमें 4,000 का डिफॉल्ट था, बराबर 4,000 का डिफॉल्ट था। अब ये शेयर्स को हमने फोरफिट करके री इश्यू किया। कितने में री इश्यू किया? री इश्यू किया 90 में। तो ये 100 शेयर्स को री इश्यू किया 90 रुपीज में। हंड्रेड इंटू 90, ₹9,000। 9,000 रुपया देख लो, मेरे को लगता है 2,05,000 यही है। जो ट्रायल बैलेंस में 2,05,000 है ना, वो यही दिख रहा है मेरे को। ये शेयर्स तो प्रॉपर है। 2,09,000 माइनस 4,000, 2,05,000, और ये 2,05,000 के साथ में 8 लाख ऐड कर देंगे ना, सॉरी 6 लाख ऐड कर देंगे ना, तो ये 8,05,000 है। तुम लोग सोच रहे होगे क्या, मेरे को 2 मिनट दे दो, मैं समझा रहा हूँ। एक्चुअली ये रॉन्ग है, ये तो राइट है लेकिन ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। ये 2,05,000 ऐसे नहीं आना चाहिए, ये 2,05,000 नहीं होना चाहिए। एक्चुअली अपने को इसको प्रेजेंट कैसा करना चाहिए तुमको बताता हूँ।
अगर कॉल्स इन अरियर्स है ना तो मेरे को क्रेडिट साइड में चाहिए 2 लाख। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में होना चाहिए 2 लाख। एक मिनट, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में होना चाहिए 2 लाख और डेबिट में होना चाहिए 4000 और शेयर्स रीइश्यू कितने में किया 9000। चलो मैं एक एडजस्टमेंट क्रिएट करता हूँ। ये 2,05,000 के लिए एक एडजस्टमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, जैसा हम लोग ने एडजस्टमेंट पहले किया भी था शेयर सस्पेंस के नाम से। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में। इक्विटी शेयर कैपिटल में 6 लाख का एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल, उसको अलग कर देते हैं। और एक कर देते इक्विटी शेयर कैपिटल में 2 लाख को अलग। टू लैक्स, ये दोनों इक्विटी शेयर कैपिटल का ही ब्रेकअप है। 8,05,000 कैसे आएगा बताता हूँ। ये 8 लाख तो हो गया है ना, और 5,000 जो है ना 5,000, ये 2 लाख इधर डाल देते हैं और एक कॉल्स इन अरियर्स डालना पड़ेगा। कॉल्स इन अरियर्स ये डेबिट में डाल देते हैं। एक तो कॉलम्स नहीं बने हुए, वो बहुत तकलीफ देते हैं। कॉल्स इन अरियर्स कर दो। 100 शेयर्स पे 40 रुपया नहीं आया, 4,000। और कॉल्स इन अरियर्स के नीचे लिख दो एक और, शेयर सस्पेंस अकाउंट। शेयर्स को रीइश्यू कर दिया था ना, रीइश्यू कितने में किया 9,000 में रीइश्यू किया, वो क्रेडिट में कर दो। अब देखो वही 2,05,000 का मैंने इफेक्ट दे दिया है। 2 लाख प्लस 9,000, 2,09,000 माइनस 4,000 हो गया 2,05,000। सो वो 2 लाख प्लस 6 लाख 8,05,000। लेकिन अभी इससे क्या समझ में आता है मालूम है, दिस शेयर सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट्स अमाउंट रिसीव्ड ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स। अमाउंट रिसीव्ड ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स। तो मैं क्या करूंगा, एकदम सिंपल करूंगा, बोलूंगा जहां पे अपना डूबा हुआ था 4,000, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में करवाया था ऐसा। जहां पे 4,000 डूबा हुआ था उधर 9,000 आ गया। 4,000 डूबा हुआ था वहां पे 9,000 आ गया, तो ज्यादा आ गया कितना, 5,000 ज्यादा आ गया। सीधा सीधा कैपिटल रिजर्व्स। शेयर कैपिटल तो रीइश्यू हो चुका है, तो ये 6 लाख और 2 लाख, ये 8 लाख फुल्ली पेड अप हो गया। फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यूड हो गया है, तो शेयर कैपिटल तो अब फुल्ली पेड अप है, उसमें तो कोई झमेला ही नहीं है। लेकिन 4,000 के एरियर्स के सामने 9,000 रुपया मिल गया, तो सीधा सीधा एक वर्किंग बना लो। मैं बता देता हूँ, एक वर्किंग बना लो। पहले तो मैं ये ढूंढ रहा था वो 8,05,000 कैसे है, वो मैंने ढूंढ लिया। अभी एक वर्किंग बना लो। सस्पेंस ट्रायल बैलेंस क्या आएगा 9,000 माइनस कॉल्स इन अरियर्स ट्रायल बैलेंस क्या आएगा 4,000। 4,000 डूबा था, 9,000 मिल गया। डिफरेंस प्रॉफिट है, क्योंकि शेयर्स पे है तो ये रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं कैपिटल प्रॉफिट। शॉर्ट में तो ऐसे होगा, तुमको ऐसा नहीं समझता, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देख लेना। रॉन्ग एंट्री, रिवर्स एंट्री, करेक्ट एंट्री करवाई थी। तो ये जो 5,000 है, ये ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट, ये ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट, और ये दोनों के डिफरेंस का इफेक्ट। शेयर कैपिटल रिजर्व्स में चले जाओ तो लिख देना। कैपिटल रिजर्व्स 5,000। ये जमीले वाला एडजस्टमेंट था, ध्यान से देखना, एक बार और वापस से रिवाइंड करके देख लेना। सो इसका इफेक्ट हो गया। अभी मैं कॉल्स इन अरियर्स को वर्किंग में ले गया और शेयर सस्पेंस को भी वर्किंग में ले गया, और दोनों का डिफरेंस का इफेक्ट देखना। और शेयर कैपिटल मैंने फुल्ली पेड अप बना दिया।
ठीक है, मतलब 8,05,000 को मैंने कैसा ब्रेकअप किया, 6 + 2,05,000 और 2,05,000 में 4,000 डेबिट किया, 9,000 क्रेडिट किया, तो नेट 5,000 क्रेडिट का इफेक्ट मिल गया ना। अरे वो 2,05,000 को कैसा सेग्रीगेट कर दिया मालूम है तुम लोगों को? तो 2,05,000 को कैसे सेग्रीगेट किया मैंने, 9,000 - 4,000 तो 5,000 हो जाता है ना, तो 2 लाख + 9 - 4 तो 2,05,000 का ही ब्रेकअप है, बट अब ये मीनिंगफुल बन गया। शेयर कैपिटल की पोस्टिंग करेंगे बाद में, एडजस्टमेंट्स खत्म करते हैं पहले। The directors declared a dividend of 8% on equity shares and transferring any amount required to general reserves. इक्विटी शेयर्स पे एक डिविडेंड प्रपोज करने का अपने को है ना, तो एक काम करते ना, नोट्स टू अकाउंट्स में चले जाओ। इक्विटी शेयर्स कितना है अपने पास, 6 + 2 8 लाख है ना, 8 लाख का 8%, कंटिजेंट लायबिलिटी तो देखा नहीं अपने को। $64,000 लिख दो, 8 लाख का 8%, 64,000 बराबर ना, दैट्स इट। चलो आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है तुम्हारा, देखो ना फटाफट टेक्स्ट बुक में देखो, अगर प्रेफरेंस इक्विटी डिविडेंड दे दिया ना, तो प्रेफरेंस डिविडेंड का भी अपने को अकाउंटिंग करना पड़ेगा। अपने पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है, 5 लाख का 6% ना, 5 लाख का 6% कितना हो गया, 5 लाख का 6% 30,000 का डिविडेंड पेबल दिखा देंगे। डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेएबल अकाउंट, ये दिखाना पड़ेगा, ये प्रपोज नहीं कर सकते। और क्योंकि अपने को प्रॉब्लम ट्रायल बैलेंस में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिया, तो डिविडेंड पेएबल करके दिखाना पड़ेगा, और डिविडेंड कभी भी एप्रोप्रिएशन में डेबिट होता है। प्रेफरेंस डिविडेंड 5 lakhs into 6%। अरे मॉड्यूल के सॉल्यूशन मत देखना प्लीज, मेरा सॉल्यूशन रेफर करना, एकदम अपडेटेड सॉल्यूशन है। उन्होंने तो इक्विटी को भी रख दिया इधर ही, गलत है वो। अदर करंट लायबिलिटीज में जाओ और लिख दो प्रेफरेंस डिविडेंड पेएबल। इंस्टीट्यूट नीड्स टू चेंज देयर सॉल्यूशन। फाइनल अकाउंट्स तो इतना गलत तरीके से बनाया ना, मेरे आगे के 8 क्वेश्चंस ले लेंगे तो अच्छा है, जो मैंने बना के दिए। डिफर टैक्स के एडजस्टमेंट मिल जाएंगे, एक भी एडजस्टमेंट डाला नहीं डिफर टैक्स का। ये लो हो गया। मेरे सारे एडजस्टमेंट हो गए, मैंने सब एडजस्टमेंट्स कर दिए। बस अपना तो तरीका यही है, पहले एडजस्टमेंट सल्टाओ, सारे एडजस्टमेंट सल्टा दिए, अब बस ट्रायल बैलेंस करते रहेंगे आराम से। ट्रायल बैलेंस के ऊपर भी एक एडजस्टमेंट है, ऑथराइज्ड। जाओ शेयर कैपिटल में जाओ, शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड, मैं तो एक साथ ही लिख दूंगा, वो उन लोग अलग अलग लिखते हैं इक्विटी प्रेफरेंस, साथ में लिख दो। 5,006% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 each,
5 lakhs और ये हो गया ना, साथ में दिया है 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। ये लो 10,000 equity shares of rupees 100 each. दस लाख टोटल मिला के हो गया 15 लाख। अब लिखो इश्यूड एंड पेड अप। इश्यूड एंड पेड अप। अरे कोई टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है, याद रखना इंटर का कोई भी टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है। कोई डिफिकल्ट लगता होगा तो तुम्हारे प्रैक्टिस का फर्क है और कुछ नहीं। प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, इजी हो जाएगा। देयर इज नो टॉपिक डिफिकल्ट फॉर सी इंटर। सारे डिफिकल्ट टॉपिक्स तो ग्रुप 1 में पढ़े, ग्रुप 2 में तो कोई डिफिकल्ट टॉपिक ही नहीं है। ग्रुप 2 तो सब छोटे छोटे टॉपिक्स भर रखे हम लोग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो डिफिकल्ट है करा दिए मैंने, उनको कहाँ डिफिकल्ट बोलेंगे। 5,000 सारे प्रेफरेंस शेयर्स इशू हो गए और अब तो इक्विटी शेयर्स भी 8 लाख का इशू हो गया है। चलो लिखो 5,000 और सब फुल्ली पेड अप है। 5,000, 6% preference shares of rupees 100 each, comma, fully paid up, 5 lakhs and 8,000 equity shares of rupees 100 each, comma, fully paid up. This is 8 lakhs, 5 lakhs plus 8 lakhs, 13 lakhs, हो गया। नोट नंबर 1 फाइनल हो गया, 13 lakhs। और मेरा ये प्रॉब्लम यहाँ तक ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग हो गई है, भर दिया आपने। आगे बढ़ रहा हूं। ये मेरे पास है ना बहुत ज्यादा है एक्चुअली, अदर एक्सपेंसेस है ना बहुत भर भर के है। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, एक मिनट कितना है मैं देखता हूँ। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस ये नंबर 1 है, कम नहीं पड़ जाए अपने पास और कुछ नहीं, जगह कंपनी पड़ जाए। लॉन्ड्री एक्सपेंसेस 2, 3, 4, 5, 6, 7। रेंट ऑन रूम्स तो इनकम है ना ये तो। ये सब इनकम है लाइन से।
तो यहाँ तक देखो सारे इनकम से क्रेडिट है ना। ऊपर कितने हो गए थे? 7 हो गए थे क्या? 7 ना। 8 8 आइटम्स आने चाहिए। ठीक है, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। सात लाइन है ना। चलो 3 लाइन एक्स्ट्रा बनानी है बस। ठीक है, तुम्हारे पास तो होगी शायद, मेरे पास ही नहीं है। नेक्स्ट, रेंट रेट्स कितना है? 8,900 रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। $8,900. Laundry expenses 750. Laundry expenses 750. चलो ठीक है ना, ये दो तो हो गया। ये लो, यहां तक हो गया। फिर सेल्स है। सेल्स तो इनकम है अपना। अभी इनकम में क्या है ना, डायरेक्ट इनकम बहुत सारे हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में एक काम करो ना, ये सेल्स ऑफ वाइन, सिगरेट्स, कुछ ये सब डायरेक्ट इनकम से है। यहाँ पे एक ब्रैकेट ओपन कर लो। कितना है डायरेक्ट इनकम? 68,400, 57,600। $68,400 और कितना? 57,600। ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ना, इसको एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो सेल्स, ये 68,400 प्लस 57,600 ऐड करो तो ये तो सेल्स कितना कितना है? 68,400, 57,600 प्लस 1,26,000 की तो एक इनकम है। आगे आगे बताता हूँ मैं तुम लोगों को। तो ये लो, सेल्स वाला पार्ट हो गया मेरा। ये क्या है ना, होटल का थोड़ा संभाल के करना पड़ता है और कुछ नहीं है। आइटम जनरल में ही है, स्पेसिफिक अपने को आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं कौन से डायरेक्ट कौन से इनडायरेक्ट। फिर उसके बाद में ना, ये जो रेंट ऑफ रूम्स है ना, रेंट ऑफ रूम्स, ये भी डायरेक्ट इनकम है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 48,000।
हाँ, रेंट ऑफ रूम्स कितना? रेंट ऑफ रूम्स 48,000। ये दो डायरेक्ट इनकम। अब अदर इनकम्स में बाकी इनकम्स आ जाएगी, जो बाकी इनकम्स है वो अदर इनकम्स में डाल देंगे। बस उसके पहले कोल एंड फायर 3290, कोल एंड फायर 3290, कोल एंड फायर के बाद क्या है नेक्स्ट? गैरेज 810, कूली एंड कैरेज 810, चलो वो भी हो गया। सन्डी एक्सपेंस 5840, एकदम आराम से जाओ। सन्डी एक्सपेंस 5840, एडवर्टाइजिंग 8360, एक और है। रिपेयर्स 4250, एडवर्टाइजिंग ये लो, यहां तक हो गया अपना काम कंप्लीट। अब ये इनकम है, बिलियर्ड्स, मिसलेनियस रिसीट्स, डिस्काउंट रिसीव्ड और ट्रांसफर फीस, 4 इनकम है। ये लो, ये 4 अदर इनकम्स है। अमाउंट देख के लिखते जाओ। बिलियर्ड्स है 5700, और ये है 2800, और 3300 डिस्काउंट और 700, 3300 और 700। ये लो। हो गया। इन्वेंट्री में पहले लिख चुका था, ओपनिंग स्टॉक। कैश इन हैंड 2200,
and cash at bank 76,380. 2,200, 76,380. Cash and bank. 76 plus 2, 78,580. Huh? Preliminary expenses 8,000 P&L. $8,000. फिर आ गया डिबेंचर्स. लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में चले जाओ. 2,000 डिबेंचर्स. 6% डिबेंचर्स. और इस पे 12,000 का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है. ₹2 lakhs into 6%. और सेकेंड इफेक्ट अदर करंट लायबिलिटीज. आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट 12,000. आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट 12,000. ये है ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L. प्रॉफिट एंड लॉस ओपनिंग बैलेंस 41,500. $41,500. Trade payables 42,000. ट्रेड पेबल्स मतलब क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल. और ट्रेड रिसीवेबल्स $19,260. $19,260 बाहर ही निकाल लो.
फिर उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या है? Investments, nothing is said, it should be long term investments. 270 to 300. टू 70 to 300 को बाहर ही निकाल लो ना. ठीक है ना? Goodwill 5 lakhs और general reserves 2 lakhs. Goodwill 5 lakhs और देखो general reserves. General reserves 2 lakhs. Yeah. सो देख लो पूरे ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग हो गई कि यहाँ से ट्रायल बैलेंस चालू हुआ था. फुल ट्रायल बैलेंस पोस्ट कर दिया अपन लोग ने और मैंने सारे एडजस्टमेंट्स कर दिए. चलो क्लोजिंग चालू करेंगे. 1,26,000 plus 48,000 plus 5,700 plus 3,300 plus 700 plus 2,800. 1,86,500. Minus 61,160 minus 29,580 minus 12,000 minus 21,315 62,445 एक बार लिख रहा हूँ अंदर रब कर दूंगा 62,445 8,900 plus 750 plus 3,290
plus 810 plus 5840 plus 8360 plus 4250 plus 8000 40,200 आता है 40,200 कितना आया था 62,445 आया था ना माइनस 62,445 22,245 बचता है टैक्स का एडजस्टमेंट दिया नहीं है तो मैं कहां से लाऊं मैंने तो मेरे 8 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन ऐसा फालतू नहीं बनाया और मजे की बात यह है कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ भी जाएंगे जो अभी कर रहा हूँ इसलिए मेरे को 4 क्वेश्चन कराने जरूरी हो जाता है 22,245 22,245 plus 41,500 63,475 33,475 plus 2,05,000 238,745 238,745 15,38,745 लॉन्ग टर्म बोराइंग्स 2 lakhs है शॉर्ट टर्म बोराइंग्स nil 42,000 42 42 43,280 42,000 and 43,280 85,280 238,475 238,745 plus 13 lakhs 15,38,745 plus 2 lakhs and plus 85,280
1824,025 ये आना चाहिए। चलो एसेट साइड में जाएंगे अभी। $8,33,000 plus 81,985 plus 5,14,985. $14,985. $14,985 into 72,300. $16,87,285. $16,87,285. $38,900. 19 to 60. 78,580 बस। $38,900. 19 to 60. 78,580. $38,900, 19,260 plus 78,580. 136,740. Plus 16,87,285. 18,24,025. टैली हो गया ना? देख लो ये लास्ट क्वेश्चन था। हर क्वेश्चन इसी तरीके से कंप्लीट किया मैंने। देख लो डन। So this was the last problem. I have tried my level best to give complete justice to the topic. इसी तरीके से सॉल्व करो, तुम्हारा एग्जाम्स में 15 मार्क कहीं पे भी जाने वाला नहीं है। प्लीज फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर्ली। पहले पूरा फॉर्मेट बनाना है। अगर प्रैक्टिस भी करते तो एक बार प्रैक्टिस कर लो, यही क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। इसके बाद में टेस्ट योर नॉलेज के प्रॉब्लम कर लेना। मॉड्यूल के यू विल फाइंड 5-6 एडजस्टमेंट्स है एंड तुम्हारे लिए बहुत इजी रहेगा। डायरेक्टली नहीं करना, ये प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करके जाना, फिर मेरा दिमाग खाते रहोगे नहीं। ये सारे प्रॉब्लम्स 12 के 12 क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लो, स्पीड बढ़ जाएगा तुम्हारा। फिर बाद में कहीं से भी करो। एग्जाम का क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है, लोगों को डिफिकल्ट लगता है क्योंकि ना तो उनका फॉर्मेट का ठिकाना होता है, ना उन्होंने इतना प्रैक्टिस किया होता है। ठीक है ना? चलो दैट्स इट। आई स्टॉप दिस टॉपिक फ्रॉम माय साइड। नाउ आई टेक दिस टॉपिक एज कंप्लीट। हेंसफोर्थ अब ये टॉपिक और कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करूंगा, मैं काफी कर चुका हूं।
सो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का ये सेकंड पार्ट था, खाली एक क्वेश्चन मैंने क्रॉस करवाया था, वो फाइनल अकाउंट्स के पहले वाला, एक जस्ट पहले वाला क्वेश्चन, और रिजर्व्स डिविडेंड का वो कैंसिल करा दिया। अदरवाइज आई हैव डन ऑल द क्वेश्चंस, पूरा टॉपिक किया, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, कंपनी फाइनल अकाउंट्स डिटेल में कर लिया। चलो ठीक है, सो द टॉपिक गेट्स ओवर हियर, दिस इज द एंड ऑफ कंपनी फाइनल अकाउंट्स।